15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि इस दौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे थे और नेहरू को 0 वोट मिले थे। 0 मींस 0। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 57 साल बाद कांग्रेस में इतिहास फिर से दोहराया गया और 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी बिना इलेक्शन के। वाह क्या लोकतंत्र है। पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आखिरी प्राइम मिनिस्टर तक 0 वोट से लेकर 0 वोट तक प्रधानमंत्री बनने वाले लोग आज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि पीएम बनने के बाद मनमोहन सिंह ने असम से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन नेहरू के प्राइम मिनिस्टर बनने पर तो आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि कैसे वो 0 वोट से हीरो बन गए। क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या उन्हें बनने ही नहीं दिया गया? अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल पहले पीएम बनते तो आज देश की कंडीशन कैसी होती और इस हेरफेर में महात्मा गांधी का क्या रोल था? ऐसे कई सवाल हैं जो बार बार उठाए जाते हैं, जिनका जवाब जानने के लिए हमें उस वक्त क्या सिचुएशन थी इसे समझना होगा। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को ये समझ आ चुका था कि वो अब भारत को ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख पाएंगे। वहीं आजादी के लिए आंदोलन में जुटे स्वतंत्रता संग्राम के नेता भी इस बात को समझ रहे थे कि अब लड़ाई लास्ट स्टेज पर है। लेकिन सवाल ये था कि सत्ता को ट्रांसफर कैसे किया जाए। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत ने 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया, जिसके तहत ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो इंडियन लीडर्स से मीटिंग करें, जिसमें फैसला लिया गया कि भारत में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। इसके तहत देश में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग बननी थी। यह डिसाइड किया गया था कि इस काउंसिलिंग का अध्यक्ष अंग्रेज वायसराय होगा और कांग्रेस अध्यक्ष को इसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। उस समय यह भी ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि ये वाइस प्रेसिडेंट ही आगे चलकर भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अब अचानक इस फैसले की वजह से कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया और फिर शुरू हुई पहले प्रधानमंत्री बनने की कहानी। दरअसल जिस समय ये पूरी चर्चा चल रही थी उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। कई बड़े नेता जेल में थे, इस वजह से वो 1940 से ही इस पद पर बने हुए थे। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा की गई। हालांकि महात्मा गांधी पहले से ही ये साफ साफ कह चुके थे कि उनकी पसंद ओनली एंड ओनली जवाहरलाल नेहरू हैं। महात्मा गांधी चाहते थे कि अबुल कलाम आजाद ये पद छोड़ दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में भी किया है। हालांकि उन्होंने अपनी इस बात को घुमा फिरा कर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जनरली ये सवाल उठ रहा था कि कांग्रेस में इलेक्शन होने चाहिए और पार्टी का न्यू प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही ये बात प्रेस में पहुंची तो डिमांड उठने लगी कि मुझे यानी कलाम साहब को ही दोबारा प्रेसिडेंट बनाया जाए। मींस मौलाना आजाद के दोबारा प्रेसिडेंट बनने की खबरें हर तरफ थी, जिसे देखकर गांधी जी अपसेट हो गए। ऐसे में गांधी जी ने मौलाना आजाद को एक सीक्रेट पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि मैंने कभी अपना ओपिनियन खोलकर नहीं दिया। जब कांग्रेस कमेटी के कुछ मेंबर्स ने मुझसे पूछा तो मैंने उनसे कहा कि दोबारा उसी प्रेसिडेंट का चुनाव करना सही नहीं होगा। अगर तुम्हारा भी यही ओपिनियन है तो बेटर होगा कि तुम एक बयान जारी करो और ये बता दो कि तुम्हारा दोबारा प्रेसिडेंट बनने का कोई इरादा नहीं है। आज के हालात में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं नेहरू को प्रायोरिटी दूंगा और ऐसा कहने को लेकर मेरे पास कई रीजंस हैं, लेकिन उनके बारे में क्यों बात करना। आखिरकार गांधी जी का दबाव काम आया और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। इस बात का जिक्र गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ इसमें किया है। खैर, इसके साथ ही कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। महात्मा गांधी पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज करती थी। बड़ी बात यह थी कि किसी भी प्रोविंशियल कमेटीज ने जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रपोजल नहीं दिया था। कांग्रेस कमेटीज के ज्यादातर मेंबर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। इस पद के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 1946 रखी गई थी। तब तक गांधी जी खुलेआम नेहरू को लेकर अपना इरादा जाहिर कर चुके थे। इसी गहमा गहमी के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस कमेटी के 15 मेंबर्स के पास प्रेसिडेंट नॉमिनेट करने की पावर थी। 15 में से 12 मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट किया। इसकी वजह थी कि सरदार पटेल की ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ काफी मजबूत थी। वहीं बाकी 3 कमेटियों ने
जेबी कृपलानी और पी सीतारमैया के नाम का प्रपोजल दिया। इससे एक बात तो साफ थी कि बहुमत पटेल के पक्ष में था। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह भी थी कि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी भी सदस्य ने नॉमिनेट नहीं किया था। हालांकि आचार्य कृपलानी गांधी जी की इच्छा को समझते थे, इसलिए उन्होंने बापू की भावनाओं का सम्मान करते हुए थोड़ी कोशिश की और जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रपोजल दे दिया। उन्होंने एक कागज पर जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा और वर्किंग कमेटी के मेंबर्स की तरफ खिसका दिया। वर्किंग कमेटी के कई सदस्यों ने भी इस कागज पर सिग्नेचर कर दिए, जिनमें से सरदार पटेल भी एक थे। लेकिन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज के एक सदस्य ने भी उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल की तरफ एक और कागज पास किया और पटेल से डायरेक्टली कहा कि वो उम्मीदवारी वापस लें और जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने दें। अपनी बात रखने के बाद कृपलानी ने आखिरी फैसला महात्मा गांधी पर ही छोड़ दिया। ऐसे में गांधी जी ने नेहरू से पूछा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी छोड़कर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के किसी सदस्य ने तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया है। असल में गांधी नेहरू का रिएक्शन जानना चाहते थे, लेकिन इस पर नेहरू जी चुप्पी साधे बैठे रहे। गांधी जी समझ गए थे कि जवाहरलाल नेहरू दूसरे नंबर की पोस्ट कभी नहीं लेगा। ऐसे में उन्होंने सरदार पटेल से नॉमिनेशन वापस लेने को कहा। महात्मा गांधी के फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए सरदार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट बनाए गए। आजादी के बाद देश के पहले पीएम राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में बताया है कि पटेल ने गांधी जी की इच्छा का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हालात को और खराब नहीं बनाना चाहते थे। पटेल को भी मालूम था कि नेहरू दूसरे नंबर का पद कभी नहीं लेंगे। हालांकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर पटेल ज्यादातर लोग की तरह ही सोचने वाले थे, इसलिए सभी ने पटेल को ही नॉमिनेट किया। लेकिन पार्टी में गांधी का मोरल इन्फ्लुएंस ज्यादा था, इसलिए सभी लोग गांधी जी के फैसले की रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी भले ही ऑर्गेनाइजेशन से दूर थे, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी में गांधी जी की ही मर्जी चलती थी। यही वजह थी कि सभी ने गांधी जी की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि इसके बाद कई बार सवाल उठते रहे कि गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना। हालांकि इस पर गांधी ने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना दुख जताते हुए कहा था कि एक बार फिर गांधी जी ने ग्लैमरस नेहरू के लिए अपना वफादार सिपाही को दांव पर लगा दिया। ऐसा राजेंद्र प्रसाद ने इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले 1929 और 1937 में भी प्रेसिडेंट पद के लिए पटेल का नाम नॉमिनेट किया गया था, लेकिन दोनों ही बार पटेल की लीडरशिप पर गांधी जी ने हामी नहीं भरी थी। वहीं रही बात नेहरू की, तो गांधी जी का मानना था कि नेहरू पटेल से ज्यादा यंग हैं और दिखने में अच्छे हैं, जिससे वो युवाओं के बीच में ज्यादा पॉपुलर हैं, जबकि पटेल नेहरू से 14 साल बड़े थे और उनकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी कि वो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर सके। हालांकि ये भी कहा जाता है कि गांधी जी पटेल के ज्यादा क्लोज थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान की असलियत मालूम थी। एक्चुअली उन्हें लगता था कि भारत मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस कंट्री है। उन्हें लगता था कि पटेल का किसी एक धर्म की तरफ झुकाव है और इससे आगे चलकर एक्सप्लोसिव सिचुएशन पैदा हो सकती है, देश में तनाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने नेहरू को सपोर्ट किया। हालांकि काफी सालों बाद पत्रकार दुर्गा दास को गांधी जी ने इसका कुछ रूखा सूखा जवाब जरूर दिया था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस में अकेले जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज थे और अंग्रेजी हुकूमत को वो पटेल से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते थे। दरअसल नेहरू के अलावा गांधी जी किसी को भी काबिल नहीं मानते थे। पटेल पर नेहरू इस वजह से भी भारी पड़े क्योंकि वो जन नेता थे और लोग उनकी बातों को सिर्फ सुनते ही नहीं थे बल्कि मानते भी थे। गांधी जी के अकॉर्डिंग नेहरू स्टार लीडर थे, लेकिन पटेल कभी भी जन नेता नहीं थे। गांधी जी ने इस पर खुलकर नहीं बोला, लेकिन गांधी जी ने इतना जरूर कहा था कि भारत की जो सिचुएशन है उसे सिर्फ नेहरू ही संभाल सकते हैं, क्योंकि नेहरू इंटेलिजेंट होने के साथ साथ थोड़े इमोशनल भी हैं। पटेल कभी इमोशनल नहीं थे। पटेल का पब्लिक स्पीच लोगों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाता था, लेकिन नेहरू की स्पीच सुनकर लोगों में लहर दौड़ जाती थी। खैर, इन सब के बीच 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ और इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और पटेल ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर का जिम्मा संभाला। नई सरकार 15 अगस्त 1947 से रिपब्लिक इंडिया की नींव पड़ने और अगले चुनाव तक सत्ता में रही। इसके बाद 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव हुआ। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से शुरू होकर 21 फरवरी 1952 को खत्म हुआ। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल की और नेहरू फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि
देश के पहले चुनाव से पहले ही 1950 में पटेल का निधन हो चुका था। वहीं नेहरू ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक पीएम बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 16 साल 286 दिन तक देश पर राज किया। वो 15 अगस्त 1947 से लेकर अपने निधन के दिन यानी 26 मई 1964 तक नेहरू देश के पीएम बने रहे। लेकिन आज भी उनके पीएम बनने पर सवाल उठाए जाते हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी से ज्यादा सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठते हैं। दरअसल कांग्रेस का कोई भी लीडर बिना खेल के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचता है, चाहे बात मनमोहन सिंह की हो या कांग्रेस की, या फिर यूं कहें कि देश की सबसे पावरफुल लीडर इंदिरा गांधी की ही क्यों ना हो। दरअसल इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक खेल था। तो बता दें कि इंदिरा गांधी गुजरात के लाल और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को हराकर प्रधानमंत्री बनी थी। प्रधानमंत्री बनने के लिए इंदिरा को उस समय देश के 16 में से 11 राज्यों का समर्थन मिला था। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इंदिरा की लड़ाई अपने ही पार्टी के नेताओं गुजारी लाल नंदा और मोरारजी देसाई से थी। तभी अचानक प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो गई, जिसके बाद गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री की सारी पावर्स मिल गई। कुल मिलाकर देश को नया लीडर मिलने तक उन्हें प्रधानमंत्री का सारा कामकाज सौंप दिया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद के नामांकन से अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह इंदिरा का रास्ता आसान हो गया। अब इंदिरा की सीधी लड़ाई गुजराती नेता मोरारजी देसाई से बची थी। हालांकि मोरारजी देसाई पर भी अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का बहुत दबाव डाला गया, लेकिन मोरारजी टस से मस ना हुए। उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली। इस समय लगभग पूरा देश यही मानता था कि प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा के सामने खड़े मोरारजी देसाई को कांग्रेस के 525 सांसदों में से 100 से भी कम सांसदों का समर्थन मिलेगा। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आंकड़े काफी चौंकाने वाले सामने आए। मोरारजी देसाई को इस समय 169 सांसदों का समर्थन मिला, लेकिन ये आंकड़ा उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत कम था। इस तरह इंदिरा गांधी 19 जनवरी 1966 को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और सबसे बड़ी डिक्टेटर भी। हालांकि कांग्रेस और ध्रुव राठी की माने तो उन्हें पीएम मोदी में नॉर्थ कोरिया से भी बड़ा डिक्टेटर नजर आता है। तो ऐसे में सवाल उठता है साहब कि कौन बड़ा डिक्टेटर है, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर करें। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। गांधी जी ने पटेल के साथ गलत किया या सही, अपनी राय जरूर दें और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।